डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेनली 4 टाइप का होता है, जो एनसीईआरटी में दिया है अपन वही पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आता है वो भी एनसीईआरटी से ही आता है, तो कोई ज़्यादा अपने को इसमें हाथ पाँव मारने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन एनसीईआरटी में जो जितना दिया है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो अपना काम सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ हिंदी वाली साथ में, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत होगी थोड़ी बहुत तो मैं हिंदी की एनसीईआरटी देख लूँगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश की एनसीईआरटी तो अपन पढ़ेंगे साथ में। पहला टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगला है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, अगला है स्टीम डिस्टिलेशन। अपने को सबसे पहले इनका कंडीशन पता करना है। सिंपल डिस्टिलेशन, देखो आपको पता है पहली बार डिस्टिलेशन या ये है ना प्योरीफिकेशन के मेथड है। मान लीजिए आपने RX और NaOH की रिएक्शन कराई, मान लीजिए, मान लेते हैं ना, या सबसे इजी मान लेते हैं हाँ RX ROH एल्कोहल था। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ले लेते, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बेवकूफ़ की तरह से कर रहा हूँ। और सिंपल NaI से रिएक्शन करवाई इसकी, और ये बन जाता है RI। ठीक है, या HI के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, तो साथ में बन जाएगा पानी। यहाँ तो ये पानी बना है, तो इसको तो अपन लोग पानी को तो ऐसे ही आपको पता है अलग, सिंपली अलग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, पानी है ऊपर सो तो इसको छान के भी अलग कर सकते हैं, तो RI अपने पास में प्योर बच जाएगा। या इसको हीट करेंगे तो ये उबल करके बाहर निकल जाएगा, तो अभी अपने पास RI प्योर रह जाएगा। मान लीजिए इन पानी की जगह अगर कोई दूसरी रिएक्शन होती और यहाँ पर बन जाता HCl या NaOH या ऐसा कोई और केमिकल बन जाता, RCl बन जाता, तब इसको अलग मेथड से सेपरेट करना पड़ता। वही मेथड है डिस्टिलेशन, उसमें से एक मेथड डिस्टिलेशन होता है। समझ में आ गई बात, कि ऐसे रिएक्शन में अपने पास में आपने रिएक्शन देखी कि कोई भी रिएक्शन में राइट साइड में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, तो अपना मेन प्रोडक्ट जो होता है उससे बाकी वाले कचरे को अलग करने को ही प्योरीफिकेशन मेथड की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से डिस्टिलेशन एक प्योरीफिकेशन मेथड है। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड तब काम में लेते हैं जब अपने पास में 2 सबस्टेंस हो ना, कोई भी 2 सबस्टेंस, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा BP का मतलब है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अलग से, डेल्टा BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, वो 80 केल्विन से ज़्यादा हो, मिनिमम 80 केल्विन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपने एनसीईआरटी में डिस्टिलेशन वाला डायग्राम देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर में वो दोनों केमिकल पड़े हुए हैं, दोनों को हीट करेंगे तो एक केमिकल पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो निकल करके पहले आ जाएगा। इतना बात आप भी समझते हो, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का ज़्यादा है, जैसे हीट करोगे जिसका कम है बॉइलिंग पॉइंट वो पहले वेपर बन के उड़ जाएगा, और उस वेपर को फिर अपन लोग कंडेंस करके दूसरे बीकर में ले लेंगे, तो A और B दोनों मटेरियल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आसान सा बात था सिंपल डिस्टिलेशन का, इस हिसाब से करते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन का वैसे एग्जाम्पल होता है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन। मैं तो ऐसे याद किया था, चल क्लोरोफॉर्म से चल और एनिलीन से बोला था अनिल, चल अनिल इधर से क्योंकि ये बड़े सिंपल लोग हैं, चल अनिल इधर से क्योंकि ये सिंपल लोग हैं। ठीक है, अब पहला मेथड आपको समझ में आया। दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्या इसमें कंडीशन क्या आ गई, सबस्टेंस जो थे ना उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आपको कितना दे दिया है, 10 केल्विन से भी कम है, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था तो एक की वेपर बन के पहले आ जा रही थी, उसको आप सेपरेट कर ले रहे थे। अब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है ही नहीं, तो जैसे ही आप यहाँ A और B 2 सबस्टेंस होंगे, तो हीट करोगे तो दोनों की वेपर एक साथ बन जाएगी, तो आप सिंपल डिस्टिलेशन से उसको अलग नहीं कर सकते। तो फिर इसके ऊपर में एक कॉलम लगाते हैं। ठीक है, एक कॉलम लगाते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं उसको। ठीक है, वो कॉलम अजीबोगरीब डिज़ाइन की होती है, बेवकूफ़ सी, और वो क्या करती है, एक वेपर को ऊपर आने देती है और एक को तो आने देगी और दूसरे को रोक देगी, तो जिसको रोकेगी वो वहीं यहीं पड़ा रहेगा नीचे, और जिसको आने देगी उसको सेपरेट कर लेंगे। बस आसान सा मेथड, और इसका जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। वो है एक तो आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पेट्रोल जब अपन निकालते हैं कुआं से खोद के, है ना, तो पेट्रोल में बहुत सारा होता है, केरोसिन भी होता है, कोलतार भी होता है, गैस भी होता है, LPG CNG सब होता है। तो पेट्रोल का प्योरीफिकेशन, ठीक है, या इसको क्रूड ऑयल प्योरीफिकेशन भी बोलते हैं,
पेट्रोल का प्योरीफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है अल्कोहल का प्योरीफिकेशन भी, अल्कोहल भी। दो एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। अगला है, चलो इसको मैंने याद कैसे किया था, मैंने याद किया था एसी में अल्कोहल, ये अल्कोहल और एसीटोन का मिक्सर होता है, अल्कोहल प्लस एसीटोन होता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए अपन लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम में लेते हैं। तो इसका ट्रिक है याद करने का, एसी में अल्कोहल मतलब एसीटोन में अल्कोहल अगर है तो, एसी जो मतलब याद करने के लिए मैंने एसी कौन सी याद कर ली, जो घरों में एसी यूज़ करते हैं अपन लोग घर या ऑफिस में, एसी में अल्कोहल और फरारी में अल्कोहल, फरारी में पेट्रोल। फरारी का मतलब हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और पेट्रोल का मतलब पेट्रोल का प्यूरिफिकेशन। तो एसी में अल्कोहल और फरारी में पेट्रोल हो गया। उसके बाद अगला जो मेथड आता है वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। पहले में क्या था, 80 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था और आसानी से इसको सेपरेट कर पा रहे थे। अगले में क्या दिक्कत हो गई, दूसरे वाले में बॉइलिंग पॉइंट कम थे। अगले वाले में बॉइलिंग पॉइंट में तो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, मान लीजिए 100 केल्विन का डिफरेंस है, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। मान लीजिए आप कितना काम बॉइलिंग पॉइंट काम में ले सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है अल्कोहल वगैरह का 100 केल्विन के अंदर अंदर होता है, 200 केल्विन ऐसा होता है। लेकिन मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे मान लीजिए 200 डिग्री 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो लोग है ना सेपरेट होने से पहले टूट जाते हैं, फिर दिक्कत होती है, मतलब सेपरेट नहीं हो पाते। और इतना टेम्परेचर आप दोगे तो आपका टेम्परेचर में देने में कितना फ्यूल लगेगा वो सब देखना होता है। फिर कंटेनर बर्तन वगैरह होते हैं वो भी तो ख़राब हो जाएंगे अगर इतना टेम्परेचर दोगे तो, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इस तीसरे की क्या समस्या आ गई कि आप इसको, इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस तो ठीक है 100 केल्विन के आसपास है, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट खुद बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये टूट जाएंगे पहले ही, वेपर बनने से पहले टूट जाएंगे, तो वेपर बन नहीं पाएगी इनकी, तो वेपर बन नहीं पाएगी, वेपर बन नहीं पाएगी। तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करेंगे। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, आपको पता है। तो पी वॉल्यूम तो यहाँ कंटेनर का कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी। प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है साबुन के अंदर जो ग्लिसरॉल होता है उसको अलग करने के लिए, साबुन से ग्लिसरॉल सेपरेट करने, मतलब ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए, ग्लिसरॉल सेपरेट करने के लिए ये वाला मेथड काम में लेते। मैंने कैसे याद किया, आपके बाथरूम में एक साबुन पड़ा हुआ है और आप बहुत मोटे से हट्टे कट्टे गेंडे जैसे उस साबुन के ऊपर पैर रख दिया, तो साबुन में से ऊपर पैर रख दोगे ना, तो उसमें अगर ग्लिसरॉल है ना, तो प्रेशर की वजह से, जैसे वो आम के ऊपर पैर होता है पिचक के बाहर कैसे निकल जाता है उसका जूस, वैसे ही साबुन के अंदर ग्लिसरॉल एक तरह से जूस है, तो उसके पैर जैसे ही भारी से आएगा उसका जूस बाहर निकल जाएगा। वैसे याद रख सकते हो कि प्रेशर, बस प्रेशर लगेगा तो साबुन से ग्लिसरॉल बाहर निकल जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो। अगला है स्टीम डिस्टिलेशन। इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन 2020 में एग्जाम में पूछी थी नीट में, ठीक है। एनसीईआरटी का ही वर्ड लिख रहा हूँ मैं। स्टीम इसकी वॉलेटाइल होनी चाहिए, स्टीम वॉलेटाइल होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। स्टीम वॉलेटाइल एंड वाटर इमिसिबल, इमिसिबल मतलब पानी में घुलना नहीं चाहिए, और वो इसकी स्टीम वॉलेटाइल होनी चाहिए, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो अपनी एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनिलीन को वाटर से अलग करना। हालांकि मॉड्यूल वगैरह में बहुत हर एक के 4-4 5-5 एग्जाम्पल दिए होते हैं, ठीक है। एनिलीन प्लस वाटर इनको सेपरेट करना। दूसरा एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में दिया है और 2017 नीट में पूछा हुआ है, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2017 में पूछा हुआ है, वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल 11th की एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन 12th वाली एनसीईआरटी में फिनॉल वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो आपको याद हो जाएगा, यहाँ ही यहीं याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
चलिए ये तो हो गया। अब अपन चलते हैं एनसीईआरटी में, फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। डिस्टिलेशन में आ जाते हैं अपन लोग फटाफट से। डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन जो था ना उसको नॉर्मली डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। डिस्टिलेशन लिखो या सिंपल डिस्टिलेशन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ओके। बोलता है मेथड है सेपरेट करने के लिए वॉलेटाइल लिक्विड्स। हाँ, एक वॉलेटाइल, उसकी वॉलेटाइल बनेगी, उसकी वेपर बनेगी तभी तो बात चलेगी। बोलता है लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। अपन ने बोला था ना कि 80 केल्विन के आसपास उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए सिंपल डिस्टिलेशन में, कंडीशन बोली थी। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, एक की वेपर बनेगी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल दिया क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, जो अपन ने बोला भी था कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे, एक इसका है 334 और इसका है 457, याद नहीं करना है, लेकिन इनका डिफरेंस निकालोगे तो 80 केल्विन के आसपास आएगा वो। ठीक है, तो इसको ईजिली सेपरेट कर दोगे सिंपल डिस्टिलेशन से। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन से अलग हो जाता है। आपने वो यहाँ क्या कहाँ गया वो, हाँ यही था, यही। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, पहले इनके बॉइलिंग पॉइंट पता कर लो। वेपर लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंटेंट फॉर्म फर्स्ट, इसमें दोनों ए प्लस बी पहले सबस्टेंस थे। ठीक है, ए का बॉइलिंग पॉइंट था मान लो कितना, जैसे क्लोरोफॉर्म और ये था 334, एक था 334, एक था 457। तो आप गर्म करोगे ना जब 320 से लेकर के 350 तक गर्म करोगे, तो टेंशन फ्री 350 से 350 की रेंज में गर्म करोगे ना, तो ये 334 वाला की वेपर बन करके यहाँ ऊपर आएगी। फिर उसको यहाँ कंडेंस होकर के इसमें अलग से इसको पहले इकट्ठा कर लेंगे। मतलब कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर पहले बनेगी और उसको कंडेंसर से कंडेंस कर लेंगे, फिर कलेक्ट करके अलग कर लेंगे। तो ए वाला जब यहाँ आ जाएगा, अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 334 था। तो अगर अपन इसको 400 तक भी गर्म करते हैं ना, तो ए जितना भी है ना वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। फिर इसमें कौन बच जाएगा, बी। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन है, कोई आसान था, कोई दिक्कत है नहीं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज इसमें याद करनी ही नहीं, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जितना आपको वो पहले मैंने चार्ट बना के लिखाया था वो चार्ट रट लोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोला था इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स टू लिक्विड इज नॉट मच। बोला था कि ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, 10 केल्विन के आसपास बोला था मैंने, 10 केल्विन या उससे भी कम है। तो क्या होगा, डिस्टिलेशन कैन नॉट यूज सेपरेट देम। तो सिंपल डिस्टिलेशन से इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की वेपर क्या हो जाएगी, साथ में बनेगी, सेम रेंज में बनेगी और साथ में आ जाएगी, साथ में आ जाएगी। तो अपने को एक नई टेक्निक काम में लेनी पड़ेगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए फ्रैक्शन कॉलम काम में लेते हैं। ठीक है, और तो एक को तो वो आने देगी वेपर को और एक को रोक देगी वो, ऐसा ही लिखा है। यहाँ से एनसीईआरटी की थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चार्ट बताया था वही इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग सा कॉलम है, देखो ये फ्रैक्शनल कॉलम। अगर एग्जाम में डायग्राम भी आता है तो आप आसानी से पहचान लोगे। अगर कॉलम लगा है तो फ्रैक्शनल कॉलम वाला हो जाएगा, और कोई कुछ भी नहीं लगा, सिंपल है तो सिंपल हो गया। तो अब ये इसमें दो थे, ए प्लस बी थे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम था लगभग, लेकिन ये कॉलम एक को ऊपर आने देगा, जिसको ऊपर आने देगा उसको कंडेंस करके अलग कर देंगे, और जिसको नहीं आने देगा उसको यहाँ कर देंगे। और इसको है ना सिंपल हीट नहीं करते, ऑयल की बॉथ में हीट करते हैं। ठीक है, और इसको सिंपल हीट किया था, देखो सिंपल डिस्टिलेशन में, ये सिंपल नहीं है। ठीक है, इस कॉलम को बोलते हैं थ्योरेटिकल प्लेट। कॉमर्शियली कॉलम 100 प्लेट्स अवेलेबल, ऐसी है ना 100 प्रकार की कॉलम अवेलेबल है, 4-5 दो तो एनसीईआरटी नहीं दी है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल पैक्ड कॉलम, और ये हैं बबल प्लेट कॉलम। डायग्राम दे करके कहीं अपनी धज्जियां न उड़ा दे, इसीलिए देख लो ये, क्योंकि इसमें देखो इसमें बबल बने हुए हैं, इसके अंदर देखो छोटे छोटे बबल बने हुए। जैसे ही बबल वाला आएगा तो इसको क्लिक करेगा, लेकिन बबल वाला ये नहीं है, ये वाला है। ये अंदर इसके है ना ग्लास के मोती भरे हुए हैं, इसमें क्या है, ग्लास बीड्स हैं, और यहाँ बनेंगे बबल्स। तो ठीक है, तो बबल्स वाला ये है, ये बबल्स वाला नहीं है, ये कांच के मोती हैं। देख करके घबराना नहीं है अपने को। ठीक है, एनसीईआरटी एक बार मेरे साथ देख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है, उसके बाद में इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्रूड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोल का जो प्योरीफिकेशन करते हैं भाई, अपन को बताया था मैंने आपको ट्रिक से कि एसी में अल्कोहल और फरारी में पेट्रोल। फरारी मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एसी मतलब एसीटोन में अल्कोहल। अगला तीसरा आ गया, अगला तीसरा टाइप का आ गया डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्या बोला था कि अब ये इसके लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होंगे, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे ही वो है ना टूट जाएंगे, रिड्यूसिंग प्रेशर।
तो अपने को टूट जाते हैं, मैंने बताया था ना, वो टूट जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो उनके प्रेशर को रिड्यूस करके अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल था साबुन वाले में से सॉप इंडस्ट्री में उसको स्पेंट लाई या ग्लिसरॉल को अलग करना। और एक ट्रिक बता दी थी याद करने की, साबुन के ऊपर हल्का सा प्रेशर रखोगे तो उसमें से ग्लिसरॉल बाहर निकल जाएगा। इसका डायग्राम देख लो। अब देखो इसका डायग्राम याद करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें प्रेशर को रिड्यूस करना है, और प्रेशर को रिड्यूस करोगे तो प्रेशर को मेजर करना पड़ेगा कि कितना प्रेशर आपने रिड्यूस किया है। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर काम में लेते हैं, तो इसमें मैनोमीटर काम में लगा हुआ रहेगा। तो ये भी बहुत आसान है याद करने के लिए, ठीक है। पेपर्स रीच टू टॉप फ्रैक्शनल कॉलम आर द रीच इन द वोलेटाइल कंपोनेंट, अलग अलग होते हैं, हीटिंग एक्सचेंज, ये सब वगैरह वगैरह, अपने इसको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए। अगला है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन वाला अपन ने बोला था, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सबस्टेंस विच इज, अब देखिए ये वाला है ना डायरेक्ट स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर, ये डायरेक्ट 2020 में क्वेश्चन आया था कोविड वाले एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें काम में लेते हैं ये लोग, और नेट प्रेशर P1 + P2 काम में लगता है इसमें। लेकिन यहाँ से कोई भी लाइन है जो आपके आने लायक एग्जाम में नहीं है, मैंने पूरा पढ़ रखा है। इसका एग्जाम्पल है मिक्सर ऑफ बॉयल 373 वाटर और एनिलीन वाला, ठीक है, एनिलीन वाटर मिक्सर, ये यहाँ लिख दिया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था, टेक्निक मैंने बता दी थी, वही जितना बताया उतना ही बहुत है, ठीक है। उसके बाद में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और क्रोमेटोग्राफी मैंने कल करवा ही दिया था, तो ये लगभग आपका यहाँ तक तो कंप्लीट हो ही गया था। उसके बाद में मैं वीडियोस सोचूंगा कि इसमें कंटिन्यू लाता रहूँगा, ताकि केमिस्ट्री के थ्योरी पोर्शन आपको एनसीईआरटी से कवर होती जाए, जहाँ एनसीईआरटी की ही रिक्वायरमेंट है। तो अपन ये दो टॉपिक 2 दिन में पढ़े, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इस P1 और P2 में रिलेशन बता दूँ, P1 P2 क्या था वो बताना ज़रूरी था इसमें, रिड्यूस प्रेशर वाले में, ठीक है, लास्ट वाले में। हाँ देखो यहाँ P1 + P2 था ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या इक्वेशन थी, P = P1 + P2। P क्या है, P है आपका वेपर प्रेशर, क्या है, वेपर प्रेशर। ये क्या है, P1 क्या है, मान लो वो एनिलीन था तो एनिलीन का वेपर प्रेशर है। ये किसका है, ये वाटर का वेपर प्रेशर है। बस इससे न्यूमेरिकल आएगा तो भी कर लोगे आप, वेले हालांकि इसका न्यूमेरिकल आता नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपके आसान से थे। और लो प्रेशर रिड्यूस प्रेशर वाले का एक और एग्जांपल मैं आपको लिखा देता हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी सा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसका और एक एग्जांपल लिखा देता हूँ, वो होता है शुगर इंडस्ट्री में शुगर को प्योर करने में, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे साबुन के ऊपर पैर रखा था तो साबुन से प्रेशर आते ही उससे ग्लिसरॉल बाहर निकल गया था। अब गन्ने के ऊपर पैर रखोगे तो उसमें से शुगर बाहर निकल जाएगी। हाँ ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हो गए शुगर, और एक हो गया स्पेंट लाई भी साबुन में ही होता है, और ग्लिसरॉल भी साबुन में होता है। तो तीनों एग्जांपल याद कर लो, ग्लिसरॉल, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना मेरे कोई भी, ठीक है। और ना ही कमेंट करना कि स्पेलिंग गलत थी, मैं खुद बोलता हूँ कि सारी स्पेलिंग गलत है मेरी, क्योंकि स्पेलिंग के नंबर कोई नहीं देता है, आपको बस याद रखने, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा और वीडियोज़ लेके आएंगे। आप छोटे छोटे टुकड़ों में चैप्टर को खा जाइए अच्छे से।